नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी कैफे में। इस बार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया उपन्यास, नए किरदार, नई घटनाएं और नई भावनाएं। फिर से मैंने चुना है मुंशी प्रेमचंद जी के अनमोल नगीने में से एक महान उपन्यास गोदान। मुझे लगता है आप सबने ये उपन्यास का नाम कभी ना कभी सुना तो जरूर होगा, पर आपको पता है ये उपन्यास किस पर आधारित है? आइए जानते हैं क्या है उस उपन्यास में, कौन है इसके किरदार, घटनाएं और पूरे किरदारों की भावनाएं। ये भी उपन्यास आपको 3 भागों में मिलेगा। तो भाग 1 की शुरुआत करते हैं। आप कहेंगे कि बात तो पुरानी है, पर मुझे लगता है नए तरीके से बतानी है। हम थोड़ा पृष्ठभूमि पर चलते हैं। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप एक पल के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक भोर, सूरज अभी निकला नहीं, आसमान में लाली है, हवा में ठंडक है। दूर कहीं एक कुआं है जिसमें रस्सी की घरघराहट सुनाई देती है। किसी के पांव मिट्टी पर चल रहे हैं, कदम भारी है मगर रुकते नहीं। यह आदमी हर सुबह इसी तरह उठता है, इसी तरह चलता है खेत की तरफ हमेशा। इसका नाम कोई नहीं जानता, दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी बड़े शहर में। मगर यह आदमी भारत की रीढ़ है और आज हम इसी आदमी की कहानी सुनेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक उपन्यास 1936 में लिखा गया, और आज 2026 में जब आप इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है जैसे ये तो कल की बात है, क्योंकि कहानियां बदलती नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम है बेलारी। अगर आप नक्शे पर ढूंढें तो शायद ना मिले, क्योंकि यह सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, यह हजारों गांव का नाम है। हर उस गांव का जहां मिट्टी के घर हैं, फूस की छत है और जिंदगी बहुत कम साधनों में जीनी पड़ती है। गांव की गलियां कच्ची हैं, बरसात में कीचड़ होता है, गर्मियों में धूल उड़ती है, सर्दियों में कोहरा इतना घना होता है कि 5 कदम आगे कुछ नहीं दिखता। घर मिट्टी के हैं, दीवारें मोटी हैं, आंगन खुले हैं। आंगन में एक चूल्हा है, एक पानी की मटकी है और एक खूंटा है जहां पशु बांधे जाते हैं। मगर होरी के आंगन में वो खूंटा खाली है, हमेशा से खाली। होरी माहते, उम्र 50 के आसपास, मगर चेहरा देखकर लगेगा 60 का है, क्योंकि यहाँ उम्र साल से नहीं, मेहनत से नापी जाती है। कद दरमियाना, रंग सांवला, धूप और मिट्टी ने चमड़ी पर अपना रंग छोड़ा है। कंधे चौड़े, साल दर साल हल उठाने से। हाथ मजबूत मगर खुरदुरे, घंटों से भरे। पाँव में चप्पल अक्सर नहीं होती, जमीन से उसका सीधा रिश्ता है। माथे पर झुर्रियां हैं, मगर यह बुढ़ापे की नहीं, चिंताओं की लकीरें हैं। हर चिंता, हर कर्ज, हर मुसीबत, हर साल की खराब फसल एक लकीर छोड़ गई है। पीठ थोड़ी झुकी हुई है, मगर यह कमजोरी नहीं है, यह उस बोझ का निशान है जो जन्म से उठाए चले जा रहा है। और आंखें, आंखें थकी हुई हैं, मगर उनमें एक चमक है, एक उम्मीद, एक सपना जो कभी मरता नहीं। और यही है होरी की पहचान। आप सोच रहे होंगे, एक गाय का सपना इतना बड़ा? दोस्तों, हम शहर में बैठे हैं, हमारे लिए गाय एक जानवर है। मगर उस गाय गांव में, उस जमाने में गाय सिर्फ जानवर नहीं थे। गाय रखने का मतलब था इज्जत। गांव में जिसके घर गाय बंधी हो वो आदमी कुछ होता था। जब वो चौपाल पर बैठता था तो लोग उसकी बातें सुनते थे। गाय रखने का मतलब था रोजगार, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, बच्चों को पोषण मिलेगा। गाय रखने का मतलब था खेती में मदद, गोबर से खाद बनती है। उस जमाने में रासायनिक खाद नहीं थी, गोबर ही खेत का जीवन था। और सबसे बढ़कर गाय रखने का मतलब था धर्म। घर में गाय हो तो घर में देवी का वास है। होरी के बाप के घर कभी गाय नहीं थी, उनके दादा के घर भी नहीं थी, और होरी के घर आज तक नहीं। यह सपना सिर्फ होरी का नहीं, 3 पुश्तों की अधूरी तमन्ना है। अब बात करते हैं धनिया की। अगर होरी इस कहानी का दिल है तो धनिया उसकी रीढ़ है। धनिया होरी की पत्नी है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। उस 45 के आसपास, मगर आंखों में एक जवानी है जो थकी नहीं। धनिया आदर्श पत्नी नहीं है, वो चुप नहीं रहती, वो सहती नहीं, वो हर बात पर जवाब देती है।
जब होरी किसी के सामने झुकता है, धनिया खड़े होकर पूछती है, क्यों झुके? जब गांव के लोग होरी की बुराई करते हैं, धनिया सामने आती है। जब साहूकार ताना देता है, धनिया दो ताने वापस करती है। यह सुनने में अच्छा लगता है, मगर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये हम सारी स्त्रियों को पता है। ज्यादा बोलना, अपने हक के लिए बोलना, अपने लिए खड़ा होना की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। धनिया की तेज जबान से कई बार होरी की मुसीबत बढ़ भी गई है, मगर उसी तेजी से घर को बचाया भी है उसने। धनिया एक किसान की पत्नी नहीं, वो एक योद्धा है जो बिना तलवार के लड़ती है। होरी और धनिया के तीन बच्चे हैं। पहला गोबर बेटा है, उम्र करीब 20-21 साल, तीखा मिजाज। जवानी में जो आग होती है वो गोबर में है। बाप की तरह झुककर हाथ जोड़कर जीना उसे पसंद नहीं। वो चाहता है कि कुछ बदले, कैसे बदले ये नहीं पता, मगर यह भावना उसमें उबलती रहती है। होरी कहता है जो है उसमें गुजारा करो। गोबर कहता है जी नहीं, उसे लाओ। दोनों सही हैं, दोनों गलत है। दूसरी है रूपा, बड़ी बेटी, थोड़ा शांत स्वभाव की, माँ की तरह मेहनती। उसकी शादी की उम्र हो गई है। यह होरी के माथे पर एक और चिंता की लकीर है। तीसरी सोना, छोटी बेटी, थोड़ी चंचल, दिल साफ, मगर उसके जीवन में भी एक तूफान आने वाला है। यह गांव सिर्फ होरी का नहीं है, यहाँ एक पूरी व्यवस्था है, एक शक्ति का जाल जो हर तरफ से किसान को घेरे हुए है। राय साहब जमींदार हैं, बड़े आदमी। उनके पास बहुत जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन। और उसी जमीन पर होरी जैसे किसान खेती करते हैं। राय साहब बाहर से बहुत शालीन हैं, मीठी बातें करते हैं, मगर असल में लगान वसूलने में जरा भी नरमी नहीं दिखाते। दाता दीन साहूकार है, गांव का साहूकार। दाता दीन बुरा आदमी नहीं है दुनिया की नजर में। वो नमाज पढ़ता है, दान देता है, मगर उसका ब्याज कभी कम नहीं होता। जितना चुकाओ उतना बढ़ता जाता है, हमारी तरह। जैसे हम ईएमआई भरते हैं, जितना भरते हैं उतनी बढ़ती जाती है, वैसे ही। पटेश्वरी, गांव का सबसे चालाक आदमी, जो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का दुश्मन भी नहीं है। वो बस हमेशा अपना फायदा देखता है। पटेश्वरी की दोस्ती का मतलब है कुछ ना कुछ तुम्हारा जाएगा। हीरा, होरी का छोटा भाई, जलन से भरा हुआ, ईर्ष्या जिसके खून में है। भाई की कोई खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती। हीरा खुद कुछ नहीं करता, मगर होरी को कुछ अच्छा होते देख तो बर्बाद करने पर आमादा हो जाता है। होरी खेत से लौटा है, धनिया आंगन में चूल्हे पर रोटी सेक रही है। दृश्य ऐसा होगा। होरी धीमे से धनिया से पूछता है, धनिया। धनिया रोटी पलटते हुए बिना देखे बोलती है, हाँ, क्या है? होरी, एक बात कहनी थी। धनिया, कहो, सुन रही हूँ। होरी ने बोला, भोला के पास एक गाय है। धनिया हाथ रोककर एक नजर होरी पर डालकर बोली, गाय? होरी बोला, हाँ, अच्छी नस्ल की है, कह रहा था उधार पर दे सकता है। धनिया एक लंबी सांस लेकर बोली, होरी, पहले ये तो बताओ अभी कितना उधार है हम पर? होरी ने कहा, वो तो है मगर। धनिया बोली, दाता दिन का कितना बाकी है? होरी ने कहा, 50 रुपए। धनिया ने पूछा, और राय साहब का लगान और पटेश्वरी ने जो पिछले साल मदद की थी? होरी ने बोला, धनिया मैं जानता हूँ, मगर एक बार सोचो। अगर गाय आ जाए, दूध होगा, घी होगा, गोबर से खाद बनेगी, खेत में ज्यादा पैदावार होगी, धीरे धीरे सब चुकता हो जाएगा। धनिया ने तेज नजर से होरी की तरफ देखा। यह हिसाब किताब कितने बार लगा चुके हो? हर बार यही सोचते हो, हर बार और कर्ज चढ़ जाता है। होरी ने धीमे पर थके हुए स्वर में धनिया से बोला, जिंदगी में एक बार, बस एक बार अपने आंगन में गाय बंधी हो, बस यही चाहता हूँ। धनिया ने चूल्हे की तरफ मुड़कर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी यह सोच ही एक दिन सबको डुबो देगी। धनिया की बात में वैसे तो सच्चाई है, वो व्यवहारिक है, जानती है कि कर्ज पर कर्ज कैसे बर्बाद करता है, मगर होरी का दिल उस पल वो नहीं सुनता। यह होरी की ताकत है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कुछ दिन बाद होरी भोला के गांव जाता है। भोला पड़ोस के गांव का किसान है, उम्र 55 के आसपास। पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई, अकेला रहता है, एक गाय है उसके पास, और वो बेचना चाहता है। भोला ने बोला, होरी भाई, गाय अच्छी है, रोज 10 सेर दूध देती है। होरी ने बोला गाय को देखते हुए, हाँ, देख रहा हूँ, बढ़िया तो है। भोला ने बोला, 50 रुपए मांगता हूँ। होरी एक पल के लिए रुका, बोला, भाई, नकद तो अभी मुश्किल है। भोला ने बोला, तो कब दोगे फिर?
होरी कहने लगा, फसल के बाद 5-7 महीने में धीरे धीरे बोला, थोड़ा सोच कर बोला, होरी तुमसे पुराना नाता है, दे दो उधार पर, मगर फसल के बाद दे देना पक्का। होरी भोला का हाथ पकड़कर बोला, भोला भाई तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सौदा तय हो गया। होरी चलते वक्त एक बार और मुड़कर गाय को देखता है। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी खुशी है। वो दिन आया। भोला गाय लेकर होरी के घर पहुंचा। गांव में खबर फैल गई। लोग देखने आए। गाय को आंगन में लाया गया। खूंटे से बांधी गई, वो खूंटा जो बरसों से खाली था। होरी ने गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, आ गई। गोबर ने आकर पास बोला, बाबू बहुत अच्छी गाय है। होरी ने बोला, हाँ बेटा। धनिया अंदर से निकलकर चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे से गाय के पास जाती है और उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। होरी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ धनिया, अब तो खुश हो? धनिया मुंह फेर लेती है, मगर होरी देख चुका है कि उसकी आंखें भर आई हैं। कुछ नहीं, बोलती है वो। देखो, पानी वानी दे दो गाय को। वो रात होरी के घर में एक अलग ही खुशी थी। धनिया ने थोड़ा अच्छा खाना बनाया, घी डाला। होरी खाट पर लेटा था, आंखें आसमान की तरफ थी। चांद निकला हुआ था। उसने सालों बाद उस रात चैन की नींद ली। मगर यह खुशी कुछ रातों की मेहमान थी। जब हीरा को पता चला कि भाई के घर गाय आई है, गांव में लोग होरी की तारीफ कर रहे हैं, तो यह हीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। हीरा, होरी का भाई। एक रात हीरा नशे में था। गांव में सन्नाटा था। सब सो चुके थे। हीरा होरी के आंगन में दबे पांव घुसा। गाय बंधी थी, चुपचाप खड़ी थी। अगली सुबह होरी उठा, आंगन में आया। गाय गिरी पड़ी थी और सांसें नहीं थी। धनिया ने बोला, दौड़ती हुई आई, देखा, और एक पल के लिए सब थम गया और जोर से चिल्लाई, होरी। होरी बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। गोबर आया बाहर से, देखते ही बोला, यह हीरा चाचा का काम है, मैंने कल रात उन्हें इधर आते हुए देखा था। होरी ने धीमे से बोला, उसे चुप रहो। गोबर ने कहा, चुप रहूं बाबू, हमारी गाय। होरी ने कहा, मैंने कहा चुप रहो। धनिया ने कहा होरी के पास आकर आहिस्ता से, होरी कुछ तो करना होगा। होरी ने लंबी सांस लेकर खाली नजरों से कहा, क्या करेंगे धनिया, गाय तो अब गई। अब भोला का पैसा भी देना है और गाय भी नहीं रही। यह दृश्य, यह पल, प्रेमचंद जी ने इस कहानी में जो सबसे भारी पत्थर रखा है वो यही है। होरी रोया नहीं, चीखा नहीं, बस चुप हो गया। और वो चुप्पी, वो कहीं से भी किसी रोने चिल्लाने से ज्यादा दर्दनाक है। गांव में बात फैली। पंचायत बैठी। हीरा ने सब नकार दिया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। होरी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। भाई के खिलाफ बोलना उसकी फितरत में नहीं था। नतीजा, हीरा बरी हो गया। और होरी एक और अपमान का बोझ लेकर घर लौट आया। साथ में भोला का पैसा, 50 रुपए अभी भी देने थे। गाय तो गई और कर्ज बढ़ गया। दोस्तों, अब हम बिल्कुल अलग दुनिया में जाते हैं। वही भारत, वही जमाना, मगर एक अलग दुनिया। लखनऊ। बड़ी सड़कें, बड़े मकान, अंग्रेजी में बातें, दफ्तर, कॉलेज, क्लब, जो हमारा रहन सहन है। यहाँ रहते हैं प्रोफेसर मेहता। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं एक बड़े कॉलेज में। उम्र 40 के आसपास, पढ़े लिखे, विचारशील, ईमानदार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज की, नैतिकता की, प्रेम की, आदर्शों की। वो अच्छे इंसान है, मगर उनकी जिंदगी किताबों और कॉलेज की दीवारों तक ही सीमित रही है। और है डॉक्टर मालती, एक आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली महिला डॉक्टर। उम्र 35 के आसपास, खूबसूरत, तेज, ज़हीन। मालती ने उस जमाने में पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, अपना क्लिनिक खोला। वो किसी के सामने झुकती नहीं, अपनी शर्तों पर जीती है। अब दूसरा दृश्य यहाँ पे शुरू होता है। शहर का एक कमरा, शाम की रोशनी, किताबें और चाय। मेहता बोलते हैं अपने मालती से, अपनी वाइफ से, कि मालती एक सवाल पूछूं। मालती ने किताब से नजर उठाए बिना बोला, पूछो। मेहता जी ने कहा, प्रेम में क्या जरूरी है, समर्पण या स्वतंत्रता? मालती ने कहा किताब बंद करके, यह सवाल तुम हर महीने पूछते हो। मेहता जी ने बोला, और हर बार नया जवाब मिलता है। मालती ने कहा, मेरा जवाब नहीं बदला, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रेम में आजादी नहीं, वो प्रेम नहीं, पिंजरा है। मेहता जी ने कहा, मगर बिना समर्पण के प्रेम अधूरा नहीं है, समर्पण ही प्रेम की गहराई है। मालती ने बोला, और जो समर्पण करे वो खुद का क्या करे, खुद को खो दे।
मेहता जी ने कहा, नहीं, खुद को पाए दूसरे में। मालती ने हंसकर बोला, मेहता, तुम्हारी बातें बहुत काव्यात्मक होती हैं, जिंदगी में काम नहीं आती। मेहता जी ने कहा, और तुम्हारी बातें बहुत व्यवहारिक होती हैं, दिल को कुछ नहीं दे जाती। मालती ने बोला, शायद इसीलिए हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। यह बातचीत, यह बहस, यह दोनों के रिश्ते की बुनियाद है, मगर इस बातचीत में एक बात नहीं है, होरी, धनिया, वो मिट्टी, वो कर्ज और वो गाय। यह दोनों अभी उस दुनिया से कोसों दूर है, और प्रेमचंद जी का यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये दोनों दुनियाएं कभी मिल सकती हैं? तो दोस्तों, यह था कहानी का भाग एक। हमने देखा होरी का जीवन, उसका गाय का सपना, गाय का आना, हीरा की करतूत और धनिया की ताकत। शहर में मेहता जी और मालती की दुनिया से भी परिचय हुआ, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत है। गोबर क्या करेगा, जुनिया कौन है, होरी का कर्ज कहाँ तक जाएगा, और मेहता जी, क्या वो कभी होरी की दुनिया को असल में समझ पाएंगे? यह सब देखेंगे और हम समझेंगे भाग 2 में। अभी के लिए नमस्कार।